नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने इस लेक्चर में। आज के लेक्चर का टॉपिक है यूजेज ऑफ कोरिलेशन। मेरा यह लेक्चर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज वर्जन में अवेलेबल है। दोस्तों, इस कोरिलेशन सीरीज में मैंने अब तक इंट्रोडक्शन ऑफ कोरिलेशन, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन कॉफिशिएंट, कोरिलेशन को किस तरीके से स्टडी किया जा सकता है, इस बारे में डिस्कस कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम डिफरेंट यूजेस ऑफ कोरिलेशन के ऊपर चर्चा करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल सॉल्व्ड एग्जाम्पल के ऊपर किस तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है, कोरिलेशन से रिलेटेड टॉपिक से के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, इस पर एक वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, आइए आज के इस लेक्चर में हम कोरिलेशन के क्या कुछ यूज़ है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। कोरिलेशन का जो पहला यूज है, काफ़ी महत्वपूर्ण यूज है, वह है प्रिडिक्शन ऑफ कोरिलेटेड रिस्पॉन्स। हमने जैसा कि कोरिलेशन के कंसेप्ट के बारे में मैंने डिस्कस किया है कि दो ट्रेड आपस में कोरिलेटेड हो सकते हैं। एक ट्रेड के चेंज होने पर दूसरा ट्रेड भी चेंज होगा। तब जब हम कभी भी सिलेक्शन करेंगे किसी एक पार्टिकुलर ट्रेड का, तो दूसरा ट्रेड भी कोरिलेशन की वजह से चेंज होगा। तो कोरिलेटेड ट्रेड में कितना चेंज आएगा, इसके प्रिडिक्शन में हमें इस कॉन्सेप्ट से मदद मिलता है। यदि जेनेटिक कोरिलेशन पॉजिटिव होगा तो एक ट्रेड के इम्प्रूवमेंट के साथ साथ दूसरा ट्रेड भी इम्प्रूव हो जाएगा। यदि जेनेटिक कोरिलेशन निगेटिव होगा तो एक ट्रेड इम्प्रूव होगा तो दूसरा ट्रेड डिटेरियोरेट होगा। और कोरिलेटेड ट्रेड में कितना चेंज आएगा, इसकी प्रिडिक्शन के लिए जेनेटिक कोरिलेशन हेल्पफुल होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं कि यदि हमने एग प्रोडक्शन में इंक्रीज लाने की कोशिश करते हैं सिलेक्शन के हेल्प से, तो एग का जो साइज है वह छोटा होता चला जाएगा, क्योंकि एग प्रोडक्शन और एग का साइज, यह जो दो ट्रेट है ये आपस में निगेटिवली कोरिलेटेड है। इस वजह से हम पाते हैं कि जब भी हमें किसी भी लाइव स्टॉक में या पोल्ट्री सेक्टर में कोई इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम लाते हैं, तो हमें किसी पार्टिकुलर ट्रेड का अन्य ट्रेड के साथ क्या कोरिलेशन है, उसका डायरेक्शन क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, इस बारे में पता होना आवश्यक है। तभी हमारा कोई सिलेक्शन प्रोग्राम जो है वह सक्सेसफुल हो पाएगा। अब हम इस स्लाइड पर देखेंगे कि कोरिलेटेड रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन होता क्या है। द जेनेटिक कोरिलेशन बिटवीन टू ट्रेड्स रिजल्ट्स चेंज इन बोथ ट्रेड ड्यू टू सिलेक्शन फॉर ईदर ट्रेड। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, यदि दो ट्रेड के बीच में जेनेटिक कोरिलेशन होंगी तो एक ट्रेड के चेंज होने पर दूसरा ट्रेड भी चेंज होगा। इफ द जेनेटिक कोरिलेशन इज पॉजिटिव, then the selection for one character will automatically improve the second character without selecting the second character। यदि जेनेटिक कोरिलेशन पॉजिटिव होगा तो यदि हमने पहले ट्रेट में सिलेक्शन किया तो दूसरा ट्रेट भी इम्प्रूव हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगा। हमें दूसरे ट्रेट में किसी भी प्रकार का सिलेक्शन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दूसरा ट्रेट जेनेटिकली कोरिलेटेड है। पहला ट्रेट में यदि इम्प्रूवमेंट आएगा सिलेक्शन की वजह से, तो दूसरा ट्रेड भी इम्प्रूव हो जाएगा। इन केस ऑफ निगेटिव जेनेटिक कोरिलेशन, द सिलेक्शन फॉर वन कैरेक्टर रिजल्ट्स इन द इम्प्रूवमेंट बट डिटेरियोरेशन इन सेकेंड कैरेक्टर। अब यदि दो ट्रेड के बीच में निगेटिव जेनेटिक कोरिलेशन है, तो उस कंडीशन में
यदि हमने सिलेक्शन किया और पहला ट्रेट इम्प्रूव होगा तो दूसरा ट्रेट ऑटोमेटिकली डिटेरियोरेट हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में निगेटिव कोरिलेशन है। When selection is applied to character X, there will be a change in the mean genotypic level of the genetically correlated character Y. यदि हमने सिलेक्शन किया और कैरेक्टर X जो है, कैरेक्टर X पर हमने सिलेक्शन किया तो कैरेक्टर Y का भी जो जीनोटिपिक लेवल है, मीन जीनोटिपिक लेवल है, उसमें चेंज आएगा। दिस इज कॉल्ड कोरिलेटेड रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन which can be predicted from the expression deduced as follow। और हम ये जो कोरिलेटेड रिस्पॉन्स है उसको एक फार्मूला के मदद से हम यह प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कितना चेंज आएगा नेक्स्ट जनरेशन में, प्रोजेनी जनरेशन में। तो सपोज़ कि हमने कैरेक्टर एक्स में सिलेक्शन किया, तो सिलेक्शन करने के बाद कैरेक्टर एक्स में भी कुछ रिस्पॉन्स आएगा और उस रिस्पॉन्स को हम फर्स्ट फार्मूला के जरिए निकाल सकते हैं। आर एक्स जो है वह रिस्पॉन्स है कैरेक्टर एक्स में, उसका फार्मूला है आर एक्स इक्वल टू आई एक्स एच एक्स सिग्मा ए एक्स। इसमें आई एक्स क्या है, एच एक्स क्या है, सिग्मा ए एक्स क्या है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट स्लाइड पर डिस्कस करेंगे। तो यह जो फार्मूला है, यह पहला फार्मूला डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन के लिए है। अब वाई कैरेक्टर में जो कि कोरिलेटेड है, उसमें कोरिलेटेड रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन कितना आएगा उसे हम सी आर वाई, कोरिलेटेड रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन इन वाई, इस फार्मूला के मदद से हम निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला है आई एक्स एच एक्स एच वाई आर ए सिग्मा पी वाई। अब इस फार्मूला में सिग्मा ए एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ जेनिक वैल्यू फॉर कैरेक्टर एक्स है, सिग्मा पी वाई फिनोटिपिक स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर कैरेक्टर वाई है, आई एक्स इंटेंसिटी ऑफ सिलेक्शन फॉर कैरेक्टर एक्स है, एच एक्स स्क्वायर रूट ऑफ हेरिटेबिलिटी फॉर कैरेक्टर एक्स है, एच वाई स्क्वायर रूट ऑफ हेरिटेबिलिटी फॉर कैरेक्टर वाई है, आर ए जेनेटिक कोरिलेशन बिटवीन कैरेक्टर्स है। अब हम देखेंगे कि कोरिलेशन किस तरीके से इनडायरेक्ट सिलेक्शन में मदद करता है। तो सबसे पहले इनडायरेक्ट सिलेक्शन होता क्या है, इस बारे में हम ब्रीफली देखेंगे। द कंसेप्ट ऑफ कोरिलेशन रिस्पॉन्स कैन बी एक्सटेंडेड टू कवर द इनडायरेक्ट सिलेक्शन विच मीन्स द सिलेक्शन अप्लाइड टू द कैरेक्टर अदर देन द वन दैट इज टू बी इम्प्रूव्ड। अब इनडायरेक्ट सिलेक्शन में हम करते क्या है कि हम सिलेक्शन जो अप्लाई करते हैं, हमें किसी एक पार्टिकुलर ट्रेट को इम्प्रूव करना है, तो हम सिलेक्शन उस ट्रेट पर नहीं करते हैं, सिलेक्शन अप्लाई उस ट्रेट पर नहीं करते हैं, हम किसी दूसरे ट्रेट पर सिलेक्शन अप्लाई करते हैं। और हम यह जानते हैं कि यह दोनों ट्रेट कोरिलेटेड है, तो इम्प्रूवमेंट हमारा जिस ट्रेट में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। अब कुछ ऐसी दिक्कतें होती है जिसकी वजह से हम डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं करते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन अप्लाई उस पार्टिकुलर ट्रेट पे नहीं करते। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि किस कंडीशन में इनडायरेक्ट सिलेक्शन किया जा सकता है। लेकिन हाँ, हम सिलेक्शन किसी और ट्रेट में करके किसी अन्य ट्रेट को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट सिलेक्शन। डायरेक्ट ना करके हम सिलेक्शन इनडायरेक्टली करने की कोशिश करते हैं। इफ़ वी वांट टू इम्प्रूव कैरेक्टर एक्स, वी माइट अप्लाई सिलेक्शन फॉर अनदर कैरेक्टर वाई एंड अचीव प्रोग्रेस थ्रू द कोरिलेटेड रिस्पॉन्स ऑफ एक्स। अब यहाँ हमें कैरेक्टर एक्स में इम्प्रूवमेंट लाना है, तो हम क्या करेंगे, कैरेक्टर वाई में सिलेक्शन का फोर्स जो है वह कैरेक्टर वाई पर हम अप्लाई करेंगे। और हम जानते हैं कि कैरेक्टर एक्स और कैरेक्टर वाई ये दोनों आपस में कोरिलेटेड है, तो वाई के साथ साथ एक्स इम्प्रूव हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट सिलेक्शन। कैरेक्टर टू विच सिलेक्शन इज अप्लाइड इज नोन एज सेकेंडरी कैरेक्टर। अब जिस ट्रेट पर, जिस कैरेक्टर पर हम सिलेक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं उसे सेकेंडरी कैरेक्टर कहते हैं, और प्राइमरी कैरेक्टर उस कैरेक्टर को कहते हैं जिसमें हम इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। Indirect selection can be used if secondary character has considerably higher heritability and the genetic correlation is high। अब
इसके लिए कुछ कंडीशंस है कि हम यह इनडायरेक्ट सिलेक्शन कब करेंगे। तो पहला कंडीशन तो यह है कि जो हेरिटेबिलिटी है वह सेकेंडरी कैरेक्टर का हेरिटेबिलिटी हायर होना चाहिए, और दूसरा यह है कि दोनों के बीच में काफ़ी हाई कोरिलेशन होना चाहिए, कोरिलेशन स्ट्रांग होना चाहिए। अब यह जो इनडायरेक्ट सिलेक्शन है वह हर कंडीशन में एडवांटेजियस नहीं होगा। नीचे हमने 3 कंडीशन को डिस्कस किया है। यदि ये कंडीशंस होंगे तो इनडायरेक्ट सिलेक्शन एडवांटेजियस होगा। जो पहला कंडीशन है वह है इफ़ द डिजायर्ड कैरेक्टर इज़ हार्ड टू मेज़र विद एक्यूरेसी। यदि आप जिस कैरेक्टर में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं उस कैरेक्टर को मेज़र करना आसान नहीं है, मेज़रमेंट में एरर होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में आप इनडायरेक्ट सिलेक्शन को यूज कर सकते हैं। हार्ड टू मेज़र, कोई कैरेक्टर हार्ड टू मेज़र है, इसका एक एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे मान लो कि आपको फैट परसेंटेज में सिलेक्शन करना है, तो फैट परसेंटेज का जो मेज़रमेंट है ये काफ़ी टफ है, काफ़ी डिफ़िकल्ट मेथड होता है जिसके द्वारा हम मिल्क में क्या फ़ैट परसेंटेज होगा उसको मापना डिफ़िकल्ट है। तो हम यह कर सकते हैं कि मिल्क प्रोडक्शन, एनिमल का मिल्क प्रोडक्शन और मिल्क का फैट परसेंटेज, यह दोनों आपस में निगेटिवली कोरिलेटेड होता है। तो इस कंसेप्ट को हम यूज करते हुए मिल्क में फैट परसेंटेज के ऊपर सिलेक्शन ना करते हुए हम मिल्क प्रोडक्शन को, एनिमल के मिल्क यील्ड के ऊपर हम सिलेक्शन अप्लाई करें। यदि हमें फैट परसेंटेज बढ़ाना है तो हम लो प्रोड्यूसिंग एनिमल्स को यदि हम सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो फैट परसेंटेज है वो बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरीके से हम इनडायरेक्ट सिलेक्शन कर सकते हैं। जो सेकंड कंडीशन है वह है इफ़ द डिजायर्ड कैरेक्टर इज मेजरेबल इन वन सेक्स ओनली बट द सेकेंडरी कैरेक्टर इज मेजरेबल इन बोथ सेक्स, then a higher intensity of selection will be possible by using indirect selection। यह भी काफ़ी अच्छा कंडीशन है। यदि जिस ट्रेट में आप सिलेक्शन करना चाह रहे हैं वह सिर्फ एक ही सेक्स में पाया जाता है, एक ही सेक्स में आप मेजर कर सकते हैं, और उसके साथ जो दूसरा सेकेंडरी कैरेक्टर है जो कोरिलेटेड है वह दोनों सेक्स में मिल रहा है। तो यदि आप सेकेंडरी कैरेक्टर को यूज़ करेंगे या इनडायरेक्ट सिलेक्शन के मदद से आप सिलेक्शन करना चाहेंगे, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इनडायरेक्ट सिलेक्शन आप करेंगे, सेकेंडरी कैरेक्टर को यूज़ करेंगे जो कि दोनों सेक्स में अवेलेबल है, तो आपके नंबर ऑफ एनिमल्स बढ़ जाएंगे क्योंकि आप दोनों सेक्स में एनिमल को देख पाएंगे, मेल में भी फीमेल में भी। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपके इंटेंसिटी ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाएगा क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा नंबर को यूज़ करते हुए कम से कम एनिमल को सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो आपका इंटेंसिटी ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाएगा, तो रिस्पॉन्स जो होगा वो ज़्यादा आने के चांसेस होंगे। तो इस तरीके से आप सेकेंडरी कैरेक्टर को, इनडायरेक्ट सिलेक्शन को यूज कर सकते हैं। जो तीसरा कंडीशन है वह है द डिजायर्ड कैरेक्टर मे बी एक्सपेंसिव टू मेजर एज फॉर इंस्टेंस द एफिशिएंसी ऑफ फूड कन्वर्जन, देन इट मे बी कॉस्ट इफेक्टिवली बेटर टू सेलेक्ट फॉर ए इजीली मेजर्ड कोरिलेटेड कैरेक्टर सच एज ग्रोथ रेट। अब कुछ ट्रेट ऐसे होते हैं जिनको यदि मेजर करना हो तो वह काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। जैसे न्यूट्रिशन के कंडीशन में, न्यूट्रिशन सब्जेक्ट में एफिशिएंसी ऑफ फूड कन्वर्जन, एनिमल्स के अंदर फूड कन्वर्जन की एफिशिएंसी क्या है, यदि इसे मेजर करना हो तो यह काफ़ी एक्सपेंसिव मेथड होगा इसे मेजर करना। तो हम कोई ऐसा कैरेक्टर देखेंगे जो कि इजीली मेजर्ड हो जाए। जैसे एफिशिएंसी ऑफ फूड कन्वर्जन कोरिलेटेड होता है ग्रोथ रेट के साथ, तो आप एफिशिएंसी ऑफ फूड कन्वर्जन को ना मेज़र करके आप ग्रोथ रेट को मेज़र करें, तो यह जो मेथड होगा आपके लिए एक्सपेंसिव नहीं होगा और आप इजीली मेजर कर पाएंगे। तो इस कंडीशन में भी आप इनडायरेक्ट सिलेक्शन को यूज कर सकते हैं। कोरिलेशन
कंसेप्ट को हम यूज कर सकते हैं ब्रीडिंग वैल्यू के एस्टिमेशन में। इन सम सर्कमस्टांसेस ब्रीडिंग वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल of one sex can be predicted for the sex limited character because the trait is not expressed in males. So यहाँ पर हमने देखा कि हम कोरिलेशन की मदद से हम ब्रीडिंग वैल्यू को भी खास कंडीशन में यूज कर सकते हैं। इस कंडीशन में इन सच ए सिचुएशन ब्रीडिंग वैल्यू ऑफ मेल्स कैन बी प्रिडिक्टेड for that character from the knowledge of the genetic correlation of the sex limited character with some other character expressed in male. अब इस कंडीशन में जब सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर है तो कोरिलेशन की मदद से हम दूसरे ट्रेट की मदद से उस पार्टिकुलर ट्रेट का ब्रीडिंग वैल्यू को एस्टिमेट किया जा सकता है। कोरिलेशन कंसेप्ट का यूज सिलेक्शन इंडेक्स के एस्टिमेशन में भी किया जाता है। द कंप्यूटेशन ऑफ सिलेक्शन इंडेक्स यूज्ड फॉर साइमल्टेनियस इंप्रूवमेंट ऑफ सेवरल कैरेक्टर्स आल्सो रिक्वायर्ड द वैल्यू ऑफ जेनेटिक कोरिलेशन। सिलेक्शन इंडेक्स में जब हम कई सारे ट्रेट के बेसिस पर एक साथ एक वैल्यू देते हैं और सिलेक्शन करते हैं कई सारे ट्रेट में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, तो उस सिचुएशन में भी हमें डिफरेंट ट्रेड्स के बीच में जेनेटिक कोरिलेशन कितना है उसकी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं जेनेटिक कोरिलेशन को। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हमने कोरिलेशन के डिफरेंट यूजेस के बारे में देखा और यहाँ पर भी हमने फोकस किया कि बायोस्टैटिस्टिक्स में कोरिलेशन का किस तरीके से जेनेटिक्स के फील्ड में, ब्रीडिंग के फील्ड में यूज किया जा सकता है। वैसे तो कोरिलेशन के कई सारे और भी उपयोग है, कई सारे अन्य यूजेस भी है, लेकिन हमने फोकस किया जेनेटिक्स और ब्रीडिंग फील्ड में किस तरीके से इसका यूज़ किया जा सकता है। आशा करता हूँ मेरा यह वीडियो आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। यदि कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।